नमस्ते। बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल को हम कला रंग राग के नाम से एक तरीके से उसकी आइडेंटिटी हम कला रंग राग के नाम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कलाओं के और संस्कृतियों के अलग अलग रंग हम इस फेस्टिवल में दिखा रहे हैं। और ये 15 दिन का फेस्टिवल आयोजित हो रहा है लोकायन संस्थान के द्वारा, विच इज बीकानेर बेस्ट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस फेस्टिवल इज supported by Department of Art and Culture Rajasthan, and the Department of Tourism is promoting this festival across its channel. So and the whole idea of this festival is to promote not only art and culture, but also, you know, in this lockdown where everything is sort of a locked, all activities have been locked for last I think 10 months, and artists are just like want to perform. So just to give the, you know, the spirit, the space for the reviving the spirit of festivity, this was the core idea of this festival. और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में आज बात करूंगा कि राजस्थान, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में काफी एक बड़ा नाम है राजस्थान का, कि जब हम दुनिया में कहीं पर भी आर्ट कल्चर और म्यूजिक की बात होती है तो राजस्थान का नाम वहां पे आता है। और उस आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करने में अलग अलग भूमिकाएं हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस की अपनी भूमिकाएं हैं, सरकार की अपनी भूमिकाएं हैं, राज्य की अपनी भूमिकाएं हैं। सो इस पूरे आर्ट एंड कल्चर के बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा रोल आता है कि हम कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन इसको पैट्रोनाइज कर रहा है। और उसके बिना इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये कि ये सब कलाएं जो हर जगह विकसित होती है वो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पैट्रोनाइज की पॉसिबल नहीं है। तो उसमें राज्य की अपनी भूमिका है, इंडिविजुअल्स की अलग भूमिका है, हमारे जैसे एनजीओज की एक अलग भूमिका है, और इंडिविजुअल्स की अलग भूमिका है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीएसआर, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर को कैसे सपोर्ट किया जाता है। तो उसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ध्रुव नारायण मुखर्जी, जो केएन्स के सीनियर सीएसआर मैनेजर हैं, और इनका एक लंबा अनुभव है पिछले 16 सालों का सीएसआर मैनेजमेंट में। सो वेलकम ध्रुव जी, आपका इस पैनल डिस्कशन में हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ है शिप्रा मैम, जो अभी वैसे पेशे से आरएएस है, और फिलहाल जो रविंद्र रंगमंच है जयपुर का, वो उसको आप हेड कर रहे हैं, और जो कथक केंद्र है उसको भी आप ओवरसी कर रहे हैं। सो वेलकम शिप्रा जी। और आपका बीकानेर से एक जुड़ाव है, तो इस फेस्टिवल में अगर आप नहीं हो तो फिर क्या बात है। तो थैंक यू शिप्रा जी फॉर ज्वाइनिंग। मैं सीधा सा सवाल ये पहला मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं शिप्रा जी को से रिक्वेस्ट करूंगा कि, क्योंकि वो आप एक इंस्टीट्यूट को संभाल रहे हैं, और आप आर्ट एंड कल्चर के साथ डायरेक्ट स्टेट के बिहाफ पे डील करते हैं, आर्टिस्ट के साथ और डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ। तो उसको कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए पहले मैं सीधा ध्रुव जी के पास जाना चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि कॉर्पोरेट्स और जो सीएसआर एक्टिविटीज है, वहां पे आर्ट एंड कल्चर को आप कैसे देखते हैं? I mean, not only from an individual perspective because you are a CSR manager, but you have experience of other, you know, the whole sort of this industry. जी जी। So, what is the understanding inside the companies about promoting art and culture through their CSR funds? जी जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कंपनीज जो सीएसआर का प्रोग्राम करती है, प्रोजेक्ट्स करती है, वी फॉलो द कंपनीज एक्ट, जिसमें सीएसआर का कंपोनेंट काफ़ी हाईलाइट किया गया है। कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 7 है, उसमें 5th कंपोनेंट जो है, इट टॉक्स एक्सक्लूसिवली ऑन आर्ट एंड कल्चर।
एंड चूंकि केन के मेजर बिजनेस राजस्थान में है, इनफैक्ट केन जो कंपनी है वो वेदांता ग्रुप के अंडर है, वेदांता ग्रुप की अन्य कंपनी हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक, केन, दोनों जो हमारी वेदांता ग्रुप की बड़ी कंपनीज है, वी आर ऑल बेस्ड आउट ऑफ राजस्थान। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सो being in Rajasthan increases the, relatedness that we should do something on art and culture. So having said this, we corporates, we generally take up projects which are linked to, let's say, livelihood generation. So in the past, we have done programs wherein we have promoted artists in Badmer. So there's a group of artists called Manganiyar artists. We have promoted them by doing some programs in Jodhpur, Jaipur. We also introduced some skill development trainings, but after a point, we can do some programs, cultural programs, offer them a platform. But if you look at a long-term vision, we need to do something for generating sustainable livelihoods. That's when the role of companies like Fav India and all comes, because these are the people who can actually give them orders in bulk, uh, provide them a market, and can actually help the artisans to look at a long-term career perspective wherein the art will grow along with their income. So that's what we are looking at. In fact, we have वेदांता ग्रुप का एक फ्लैगशिप सीएसआर इनिशिएटिव है नंदघर करके, जिसके नंदघर प्रोजेक्ट में मैं करंटली काम कर रहा हूँ। सो हमने बाड़मेर जिले में करीब 50 नंदघर बनाए हैं। सो एक संस्था है रंग सूत्रा। सो हमने जो नंदघर कैचमेंट में जो महिलाएं हैं उनको रंग सूत्रा के साथ जोड़ा है, ताकि रंग सूत्रा उनको जॉब वर्क देता है और जो फिनिश प्रोडक्ट वो बनाती हैं उसका मार्केटिंग करता है। तो ऐसे एक वैल्यू चेन क्रिएट हो गया है वहां पे, राइट। बट ये कुछ जगह हुआ है, बट ऐसे कई चीजें करने की जरूरत है। सो एज आई सेड, एज ए कॉर्पोरेट वी कैन do some pilots, but if you want to replicate in a long scale or larger scale, then we need to bring all players together. Yeah, thank you, Dhrupji, for setting the context from your perspective, and it is very much you rightly said that you can only provide sort of some steps, not the whole. You can facilitate things, but you can't because there are limits, of course. शिप्रा जी, आप एक ऐसे केंद्र के साथ जुड़े हैं और एक ऐसे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं जहाँ जिससे आपका राब्ता राजस्थान के लगभग सभी कलाकारों के साथ बढ़ता है, स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूजिक और उनके थ्रू। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर फीलिंग कि इसके आर्ट्स को प्रमोट करने में स्टेट अपनी जगह है, उसका भी अपना एक बजटिंग होती है, बट क्या आपको लगता है कि राजस्थान में सीएसआर के प्रोजेक्ट्स इम्पैक्टफुल रहे हैं और उनको आप किस तरीके से देखते हैं, इसकी क्या जरूरत लगती है आपको? हाँ, गोपाल जी, अभी ध्रुव नारायण जी ने बहुत अच्छे से ये चीज सामने रखी कि जो कंपनीज हैं या जो कॉर्पोरेट हैं वो एक हद तक, एक लिमिट तक आर्टिजन्स को या जो क्राफ्ट्समैन हैं या जो टैंजिबल, जो व्यूएबल आर्ट फॉर्म है उनको हेल्प कर सकते हैं। पर मैंने रविंद्र मंच से जुड़ने के बाद और 1 साल से ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में काम करने के बाद और खास तौर पे ये जो कोविड वाला परिदृश्य है, इसमें आर्टिस्ट को बहुत क्लोजली उनकी प्रॉब्लम को देखने के बाद ये महसूस किया कि आर्ट एंड कल्चर इज नॉट जस्ट द टैंजिबल पार्ट, इट्स द इनटैंजिबल पार्ट व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। जो लेगेसी या जो हेरिटेज राजस्थान के पर्सपेक्टिव में हम लोग देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी सीएसआर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आप लोग फैब इंडिया या इस तरह के और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आर्टिसंस को हेल्प करें, उनको रोजगार दे दें, लेकिन जो एक वो बहुत बड़ा पार्ट जो म्यूजिक, थिएटर, हमारे जो पूरा एक लोक परिदृश्य है जिसमें आप चाहे फड़ पेंटिंग ले लीजिए, बाबूजी की जो फड़ है,
या आप जो भोपे हैं उनको ले लीजिए, उनका पूरा जीवन ही उस पे, उनकी पूरी जीवनचर्या ही उस पे ही बसी हुई है। तो जब हम कोविड-19 में इसको स्पेशली देख रहे थे, तो हमने पाया कि अगर राजस्थान में सीएसआर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता, तो उस वक़्त जो हमारे पास थोड़े जो हमने जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स किए थे, उस वक़्त अगर उनकी तरफ से बहुत योगदान मिलता, तो शायद हम इस इनटैंजिबल पार्ट को भी बहुत हेल्प कर पाते। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास रोज़ दिन में कितने फ़ोन आते थे दूर-दूर से, जैसे आपने मांगनयार्स का ज़िक्र किया, लांगास, भोपाल, उदयपुर जैसे सुदूर जगहों से भी, कि हमें किसी तरह थोड़ी मदद मिले। तो हमने सरकार की तरफ से तो सीएम लोक कलाकार योजना के माध्यम से उनके वीडियोज़ मँगा के, उनको जो एक बेसिक हेल्प हम दे सकते थे, वो दी। लेकिन उस वक़्त बहुत महसूस होता था कि कॉर्पोरेट या इस तरह के जो पैट्रनेज करने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अगर होते, तो हम शायद इन आर्टिस्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद कर सकते थे। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जब अ, इस पूरे ना केवल कोविड बल्कि इस पूरे आर्ट एंड कल्चर के एक्सपीरियंस में कई बार मैंने देखा है कि आर्टिस्ट्स को जो कंपनीज़ हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प के अलावा अन्य तरीकों से ज़रूर हेल्प की है। जैसे उनको जॉइन टुगेदर करना या उनके छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाना, उसमें ज़रूर कुछ हेल्प रही है, लेकिन ये जो एक बड़ा जो फाइनेंशियल आउटपुट है, वो मुझे राजस्थान में नहीं नज़र आया। थैंक यू शिप्रा जी, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो अनुभव रहा कोविड के टाइम में आपने ये बताया। मैं ध्रुव जी से एक और सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में करना चाहूँगा कि जब कि क्या सीएसआर का जो भी एक तरीके से फॉर्मेट है, आपका जो एक चैनल है, उसमें प्रोग्राम्स जब डिज़ाइन होते हैं, तो उसका क्राइटेरिया किस तरह से डिसाइड होता है? लेट्स से कि अगर if the need of R is something different, but if you have designed something, you know, if you have finalized some projects like 6, 7 months or 8 months earlier, that should happen. तो क्या उसमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज रहती है कि अगर अभी इस काम की सपोज आई विल कम टू दैट क्वेश्चन कि कोविड एक बहुत ही इमरजेंसी एक नीड था, तो क्या आपने इस तरह की स्ट्रेटेजी बदली की यार जो प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं या जो प्रोजेक्ट्स हमने अभी वी कैन होल्ड सम प्रोजेक्ट्स फॉर सम टाइम बट दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, तो क्या ऐसा आपका कोविड का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि कैसे आप आर्टिस्ट और आर्टिजन्स तक पहुंचे, किस तरह की मदद आपने की? देखिए, आपके जो पहला सवाल था कि हमारा जो अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि नहीं, सो आई वुड से कि बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि सीएसआर का एक मैं वेदांता का एग्जांपल लूंगा। जैसे हमारे सीएसआर प्रोग्राम है, इनको हमने 3 बकेट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट बकेट इज द फ्लैगशिप सीएसआर इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट नंदघर, फुटबॉल एकेडमी और हॉस्पिटल्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम ऑल ओवर इंडिया हम इस तरह से करते हैं कि वो एट लार्ज पब्लिक को बेनिफिट दे सके, कम्युनिटी को बेनिफिट दे सके। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो टिपिकल हम करते हैं हमारे जहाँ फैक्ट्रीज हैं उसके आसपास। इसको हम कहते हैं सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। इसका उद्देश्य है कि हमको एक वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए एक सोशल लाइसेंस प्राप्त हो लोगों से। जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है नीड बेस्ड, जिसके तहत जो भी उस समय नीड होती है, नीड ऑफ द आवर जैसा आपने बताया, वैसा हमने उसके लिए थर्ड बकेट बिल्कुल एक्सक्लूसिवली उसके लिए उसके फंड्स रिजर्व रहते हैं। अभी जैसे कोविड के सिनेरियो में जब ये आया, वैश्विक महामारी आई, सो वेदांता वाज द फर्स्ट कॉर्पोरेट जिन्होंने 100 करोड़ पीएम केयर्स में डोनेट किया था। सो बिल्कुल हमने हमारे सीएसआर प्रोग्राम्स को रीच स्ट्रेटेजाइज किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे सीएसआर में काफ़ी फंड रहता है स्किल डेवलपमेंट पे, और इस पर्टिकुलर ईयर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही कम हो पाए हैं, बिकॉज हमारे पास परमिशन नहीं कि हम वहाँ बच्चों को एक जगह ला के, स्टूडेंट्स को एक जगह ला के, यूथ को एक जगह ला के ट्रेनिंग कर सके। सो ये सब फंड्स जो है हमने कोविड के लिए यूज़ किया है।
स्पेसिफिकली यदि आप बताएं कि आर्टिसंस के लिए क्या किया है, तो आई थिंक आर्टिसंस के लिए जो हुआ है कि कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो हमने किया था इनिशियली, वहां पे आर्टिसंस को एक प्लेटफॉर्म दिया गया था परफॉर्म करने के लिए। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हमने रंगसूत्रा के साथ टाई अप किया था। अभी आप देखिए, मैंने आपको बताया कि शेड्यूल 7 का आइटम नंबर 5 है, विच टॉक्स अबाउट आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज। एंड यदि आप CSR एक्सपेंसेस देखें कंपनीज का ओवर द लास्ट 5 years, so less than 5% has been spent on this front. So ये मैं कहूँगा कि जैसा कि शिप्रा मैडम ने बताया कि कॉर्पोरेट्स का इस ओर यदि हमको ध्यान आकर्षित करना है, तो वी नीड टू शो देम सम प्रोजेक्ट्स, या तो कुछ मतलब वी नीड टू सिट टुगेदर एंड वर्क आउट समथिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट्स आर रेडी बट वी नीड दोज आइडियाज to put our funds to the proper use. Because अभी आप आज हम बात करें 29 जनवरी को, 22 जनवरी को कंपनीज एक्ट ने एक नया अमेंडमेंट लेके आए हैं, इस एज रिसेंट एज लास्ट वीक, जिसमें ये कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको 2 कंपोनेंट डिवाइड करना है, एक लॉन्ग टर्म, एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स। एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो होंगे उसका आपको इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कराना है थर्ड पार्टी से। सो काफी चीजें इन एक्ट्स पे ना, वी कॉल देम डेंट्स, the lot of dents are being added in the act. So we need support from the intelligentsia to how we can use our funds to proper use, so that the artisan community is benefited as well as we are also complying with the act. Yeah, that's very true, and I agree in some extent to Dhruv ji कि मैं शिप्रा जी को ये मैं मुझे भी लगता है ये बात कि जो एक अप्रोच हमें बनानी चाहिए एज ए आर्ट इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट्स ए लोकायन, वेदर इट्स ए रविंद्र मंच और वेदर इट्स एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, कि हम इन CSR तक हमारी अप्रोच कैसे बढ़े, एंड विद द आइडियाज लाइक एट द सेम टाइम व्हेन आई से कि जैसे स्किल डेवलपमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि क्या हम एक प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा आइडिया क्रिएट कर सकते हैं जिसमें जो जैसे सारंगी बजाने वाले अब नहीं रहे हमारे राजस्थान में, बहुत कम गिने चुने सारंगी वादक हैं, तो क्या हम सारंगी को एक स्किल डेवलपमेंट में ऐड करके एंड कैन वी क्रिएट सम प्रोजेक्ट, बिकॉज इट्स ए स्किल, एंड जैसे खमाइचा रिवाइव हुआ है जैसलमेर में, जैसे हम क्या सारंगी को रिवाइव कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं आज किसी अपने दोस्त को मुझे कोई दोस्त पूछता है कि मुझे सारंगी सीखनी है, तो आई डोंट हैव पीपल जिनके पास मैं भेज सकूं। एक लाखा खान जी का जैसे उनको पद्मश्री मिला अभी, तो ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं बचे हैं जो सारंगी बजाने वाले हैं या जो दूसरे जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाने वाले हैं। तो आई थिंक हमको ये आइडियाज CSR तक लाने पड़ेंगे कि हम ऐसे आइडियाज के साथ आर्टिस्ट के लिए काम करें। स्किल डेवलपमेंट इज वन थिंग, परफॉर्मेंस इज द अनदर थिंग। तो शिप्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम क्या इस तरह के इनिशिएटिव्स ले सकते हैं और how we can develop this idea, I mean in future, what could be the गोपाल जी, मैं 2-3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट आपसे कहना चाहूंगी। मुझे ये लगता है कि कोविड जो है वो एक आपदा तो रही है, लेकिन एक अवसर के रूप में भी आया है, जिसमें हमने पहचाना है कि हम कितना और अधिक जुड़ सकते हैं बिना फिजिकली जुड़े हुए। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मिला है, इसने भी आर्टिस्ट को थोड़ा करीब लाने में मदद की है। और इसमें जो 2-3 इनिशिएटिव्स हमारे डिपार्टमेंट ने लिए हैं, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो आर्टिस्ट का वर्चुअल डेटाबेस तैयार करना, एक इन आर्टिस्ट के लगातार कंटिन्यूअसली वर्चुअल प्रोग्राम्स करना ताकि ये लोग जुड़ सकें। इनके माध्यम से आपने जो स्किल डेवलपमेंट वाली बात की है, तो एक गवर्नमेंट को एक बीच की कड़ी में रखते हुए आर्टिस्ट्स और कॉर्पोरेट को साथ में लाके, क्योंकि जैसा कि ध्रुव नारायण जी कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं आके वो रुक जाता है, क्योंकि उसको एक इंटेलिजेंसिया की तरफ से एक वो चाहिए होता है, एक पुश। तो वो पुश हम दे सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। जो डेटाबेस हम तैयार करें उसमें
आप 2-3 तरह की कैटेगरीज रख सकते हैं, जैसे सारंगी, कमायचा वगैरह जो आर्ट फॉर्म्स जो बहुत खोती जा रही हैं, उनको प्रिजर्व करना। उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं हम, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको। आप कॉर्पोरेट से मैं कहूँगी आप स्पोर्ट्स को भी तो इतना ज़्यादा देते हैं, तो क्यों नहीं आर्ट एंड कल्चर को? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर कम्युनिटी को जो देता है बदले में, वो उसको कहीं नापा नहीं जा सकता, वो अतुलनीय है, वो लेगेसी है जिसको हम कहीं पे भी नहीं नाप सकते। तो दूसरी चीज ये हो सकती है। इसके अलावा तीसरी चीज है, आप आर्टिस्ट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें आप गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं। वो सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, आप उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं, आप उनको ज़्यादा डिजिटल बेस प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे डिजिटल असिस्टेंस कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज इनको लीगल असिस्टेंस दे सकती हैं। स्कॉलरशिप्स तो मैंने खैर ऑलरेडी कह ही दी, लेकिन ये अब्रॉड स्टडीज के लिए आप किसी आर्टिस्ट को गोद ले सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन को गोद लेते हैं। और इसमें आयुष्मान भारत ने अभी बहुत अच्छी योजना की है इनको इंश्योरेंस देने के लिए। इस तरह आप हेल्थ कवर भी दे सकते हैं। तो एक जिस तरह से एक समाज में एक एम्ब्रेला की तरह अन्य प्रोफेशंस में एक एम्ब्रेलाज प्रोवाइड किए जाते हैं सिक्योरिटी के, उस तरह के एम्ब्रेलाज आप दे सकते हैं और उसमें आप गवर्नमेंट की मदद ले सकते हैं। इनफैक्ट इट कैन कम फ्रॉम बोथ द आर्टिस्ट एंड द कॉर्पोरेट्स, सो व्हाई नॉट। मैं तो बहुत सारे आइडियाज आपको दे सकती हूँ और वी कैन सिट Yeah, या yeah, that's true. I think I want to take this thought to Dhruv ji, that do you think that Rajasthan requires sort of a one window, sort of a platform, which is not only for one agencies, but it's for everyone, whoever wants to, take these ideas, like let's say Vedanta, whether it's a any all other social CSR uh, companies or banks or something like that. जो जैसे I know there is a India Culture Funds. What they do, they just call proposals and they don't fund. They send all the proposals to different CSRs. तो जिसको जो पसंद आएगा वो उसको पिक कर ले. So can we create something in Rajasthan जहां पे सारे प्रपोजल्स एक एजेंसी के पास जाएं, whether it's a, this could be a government, we can propose this to the government altogether कि ये एक राजस्थान कल्चर फंड है. इसमें फंड नहीं है कोई भी अभी फिलहाल, बट इट्स ए फंड ऑफ आइडियाज, कि जिनको लगता है कि इस तरह के प्रपोजल्स हैं वो आप हमें भेजो, और वो हम डिफरेंट CSR कंपनीज को हम डिसेमिनेट करें, और जिनको लगता है कि ये प्रपोजल्स हमारे लिए इट सूट्स अस, एंड दे विल पिक इट अप. So in that line there could be many ways. So is it possible, or how we can go ahead with that? If you what do you think around it? No, I think it's a brilliant idea. In fact, I would suggest that such initiatives can be done at the district level, because uh, we know that many of the artisans are being Rajasthan is culturally very rich. हर एक district का एक अपना art form है. So maybe the corporates can be interested to take care of say 4 or 5 districts, right? And that way you can actually divide the terrain and ensure that हर एक art form को उसका जो value है वो मिले. And it's a brilliant initiative. And जैसा कि मैंने बताया कि the trend has been that ये less than 5% expenses जिन heads में होता है उनमें एक ये है. So we can definitely do something to increase this percentage of share, क्योंकि जो bulk amount जाता है वो health और education में जाता है. This year some bulk has gone to PM cares, but otherwise we can do something to enhance the percentage spending on this front. Shipraji rightly pointed out that we do a lot of for sports because of few reasons, that somehow sports get highlighted, right, over and above art and culture. So can we do something to highlight art and culture at the appropriate levels?
So definitely it is a doable thing. Yeah. Yeah, that's true. That's what I was thinking जब मैं ये सवाल आपको भेजा, उसमें एक ये सवाल था कि return on investment to return on community. Mhm. We always think, corporates always, I don't know, it could be my bias, but they think that इसका return क्या है इस investment का. But कहीं पे ये दिखता है कि it's just a sort of a feel. I don't know how much it true कि CSR and it's sort of liabilities कि ठीक है ये अपने को खर्च करना है ना, इसको निपटाओ like that. तो ये जो एक कम्युनिटी बिल्डिंग में और हेल्थ एंड एजुकेशन इज ऑफ कोर्स इट्स ए फोकस, इट्स इन प्रायोरिटी. And what is challenging is that education and health is priority for the government even. True. So it will add only few percent, because even for the government, when when budget happens, Shipraji might, I don't know what is the scene, but the art and culture will come last. कि जो बच गया वो उसमें डाल दो. तो CSR में भी लगभग ये सीन देखने को मिलता है कि पहले हेल्थ एजुकेशन इन पे खर्च कर दो, कम्युनिटी बिल्डिंग में, स्कूलों में जूते दे दिए, कहीं पे बोर्ड लगा दिया, कहीं पे. इट्स गुड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट दीज आर नॉट वर्थ डूइंग, बट एट द सेम टाइम बहुत चीजें ऐसी है जो छूट गई है, मतलब वो भी समाज का हिस्सा है. और हम उस समाज के हिस्से को सिर्फ इसलिए दरकिनार नहीं कर सकते कि उससे मिलेगा क्या, उसे क्या कोई सरकार के तो समझ में आता है कि ठीक है एक उसका पर्सपेक्टिव है एक जन कल्याण का, बट इवन इन द आर्ट एंड कल्चर सेक्टर कैन वी क्रिएट ए फोकस एजुकेशन एंड हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम. बिकॉज जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी लर्निंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आर्टिजन्स कम्युनिटी में बोथ आर्टिस्ट एंड आर्टिजन्स, उनमें हेल्थ एंड एजुकेशन इज रियली in very bad shape. And there are health issues, there are educational wise, they are, because all live in Dhani and गांव में रहते हैं, तो वहां पे नहीं पहुंच रही एजुकेशन. So even if it is education and art, education and health, can we focus on artisans based, I mean, for them, exclusively for them? I will take your questions one by one. जो return on investment आपने बताया, so in a CSR perspective we call it social return on investment, and companies nowadays CSR compulsion की वजह से नहीं करते. I mean, there is a real feeling of giving back. At least from Vedanta perspective, I can say that we focus a lot on giving back. And there is a CSR policy which is formulated at the board level, and then it percolates down in form of programs. So as you suggested, that doing something for the artisan community is definitely in Badmer. I can say that since we have our operations in Badmer, we work on health intervention in the villages, including those of the artisan villages as well, right? So these programs on health and education are such that they cut across all strata of the society. So, but as Shipraji was rightly pointing out, that we can do something exclusively for the artisans, and that is something that I will take away from this discussion. And we can definitely develop some projects which are focused exclusively on the artisan community in terms of providing them advanced training, providing scholarships, adopting them, right? Like we do for sports person, we can adopt artisans as well. And as I was mentioning, that we can focus on geographies actually, instead of spreading ourselves too thinly across the terrain. We can focus on 1 or 2 districts, or maybe 3 districts, and then concentrate our efforts there. यही सवाल मैं शिप्रा जी के पास ले जाना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने एफर्ट्स CSR फंड्स को कैच करने में
उनको कन्विंस करने में होने चाहिए. And because as a I don't know, I mean, I'm not sure whether you can talk here as a government sort of a you know uh, presenter, but still, I mean, you can tell your personal views that how can institutions take a lead to approach the CSR and convince them with a rightly written a nice project with the idea, thoughts and some sort of a collaborative. क्योंकि राजस्थान में मुझे नहीं दिख रहा ऐसा कोई एफर्ट फिलहाल. गोपाल जी, सबसे पहले तो आई फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. मैंने बहुत क्लोजली काम किया है एज एन SDMB और अब आर्ट एंड कल्चर में भी अलग अलग एरियाज में. मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. व्हेन आई वाज विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आर्ट एंड कल्चर से क्यों जुड़ा हुआ है और CSR से क्यों जुड़ा हुआ है, हमने देखा कि जब हम सफाई कर रहे थे शहर की, तो रेलवे स्टेशन को देखा, वहाँ बहुत अलग ही ऐसा लगा कि एक अलग ही सफाई का माहौल हो गया है. और उन एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मैंने स्टडी किया पूरे इंडिया में. आप अलग अलग रेलवे स्टेशन पे वहाँ के अलग अलग जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनकी पेंटिंग्स कराई गई. आप इसको स्टडी करिएगा. मैं ध्रुव नारायण जी की जो ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर करने वाली बात है उसको भी इसमें लाती हूँ, उससे भी इत्तेफाक रखती है ये. आप जैसलमेर में देखिए, वहाँ पे पेंटिंग्स जो वहाँ की लोकल पेंटिंग्स है उनको कराया गया. मिथिला पेंटिंग तो ट्रेन्स के ऊपर भी कराई गई है. इवन जापान कह रहा है हमें भी दे दो ये वाला जो डिजाइन है. जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर में फड़ पेंटिंग्स कराई गई हैं ऑल ओवर इंडिया. तो ये रेलवेज ने भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही किया है. और देखिए आप सारी चीजें इतना वेल जेल इन टुगेदर हो गई कि फोक आर्टिस्ट को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया. एक फोक आर्टिस्ट को अभी रिसेंटली जो पद्मश्री मिला है, उन्होंने भी इसी एरिया में काम किया था, रेलवे स्टेशन पे पेंट करना. तो ये सब चीजें मिलके एक कम्युनिटी को एक आपस में एक बॉन्डिंग में तो बांध रही हैं, है ना. तो ये गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हम लोग भी अवेयरनेस स्प्रेड करने में लगे रहते थे. तो ये चीजें मतलब ये चीजें ऐसे नहीं कि एक सेक्टर जो है वो एक एरिया में चुपचाप कुछ काम कर लेगा और बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. व्हेन यू टेक, दीज आर लाइक ग्रोथ इंजन्स. So if one thing is like, if you're pushing in one direction, तो all the other parts of community will benefit. अभी हाल ही में मेरी एक आर्टिस्ट से बात हो रही थी. उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल बताया मुझे कि यूरोपियन कंट्रीज में जब कोई मैं कॉलोनी बोलूंगी, हमारे यहाँ कॉलोनी बोलते हैं, कोई कॉलोनी सेटअप की जाती है, कोई हाउसिंग सोसाइटी सेटअप की जाती है, तो उसमें 5 मकान अलग से रखे जाते हैं पेंटर्स, म्यूजिशियंस, थिएटर आर्टिस्ट वगैरह वगैरह के लिए. और उसके लिए उनका बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है कि आप जैसे पार्क रखते हैं जो हमें ऑक्सीजन देता है, वैसे ही ये भी दे गिव ऑक्सीजन टू द सोसाइटी. तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है और कॉर्पोरेट की तरफ से ये आ सकता है कि क्यों नहीं आप और एरियाज में आप फंडिंग दे रहे हैं आर्टिस्ट को, तो क्यों नहीं आप हाउसिंग सोसाइटीज में भी दें. जैसा कि गोपाल जी ने कहा, ना तो एजुकेशन वाइज, ना एम्प्लॉयमेंट वाइज, ना हेल्थ वाइज उनके पास तो कोई फैसिलिटीज नहीं है. कोविड क्यों, इवन इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम एवरीवन एल्स. उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए NCF जैसी कोई चीज भी है. NCF में एक इंडिविजुअल तो जाके नहीं मांग सकता, वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट ले जाना पड़ता है, उसके लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए होती है. तो अगर आप जैसा गोपाल जी, अगर आप RCF यहाँ प्रपोज करें तो उसमें ये थोड़े बहुत जो लूप होल्स हैं कि इंडिविजुअल्स नहीं जा सकते, इन सबको भी आप सजेस्ट करिएगा. और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने जब कॉर्पोरेट से जाके जब भी हेल्प मांगी है तो सैडली उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के लिए तो हेल्प देने के लिए वो रेडी रहते हैं. इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि दे हैव दैट कि लॉन्ग टर्म में उनके कुछ रिटर्न्स रहेंगे. पर जब वो किसी आर्टिस्ट को बेनिफिट करने की बात आती है, किसी आर्ट फॉर्म को, तब वो लोग थोड़े हेजिटेंट रहते हैं. तो ये 3-4 चीजें जो हैं कि हाँ, आर्ट एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है, आर्ट इज लाइक ऑक्सीजन टू सोसाइटी,
और जो आर्ट है वो इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करेगा, तभी एक लॉन्ग टर्म लेगेसी हम कर सकते हैं। इन सबको मिला जुला के हाँ हम लोग एक पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं। गोपाल जी। Yeah, thank you. I mean, it's a very important, perspective to bring on surface ki, क्योंकि आप मतलब you are directly involved with both. I mean, with the government and with the artists who constantly approach you for support and for to showcase their art. So yeah, so in the last round of this discussion, I want to ask ध्रुव जी कि मेरा एक एक था सवाल जो मैं पीछे छोड़ दिया मैंने कि आप बाड़मेर में काम कर रहे हैं और बाड़मेर में एक स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी संभावनाएं तब बन जाती है जब जब हमें पता चलता है कि क्योंकि मैंने खुद बाड़मेर में जब राजस्थान कबीर यात्रा के लिए मैं गया था बाड़मेर करने के लिए, तो मुझे लगा कि यार इससे सुंदर राजस्थान में और क्या हो सकता है। वहां सब कुछ है, मतलब गडरा रोड भी हम गए और वो जो रेडाना का रन भी हमने देखा, किराड़ू के मंदिर देखे और इतना अच्छा सुंदर हैंडीक्राफ्ट। बट टूरिज्म में हम बहुत पिछड़ गए बाड़मेर। और अब तो रोड भी है, पहले तो जमाना था जब रोड भी नहीं थी, अब तो जोधपुर से आप 2 घंटे में 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं बाड़मेर। तो अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें, इट्स जस्ट ए सजेशन व्हिच इज कमिंग इन माय माइंड कि tourism is the sort of a big industry, not for sort of a I mean for the locals, but as a society it can bring lot of change. तो वहां पे एक मुझे लग रहा है कि स्किल डेवलपमेंट को टूरिज्म के साथ जोड़ के उन स्पेसेस को डेवलप करने का एक बड़ा काम बाड़मेर में मुझे लग रहा है कि बहुत एक पावरफुल काम हो सकता है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि जो बहुत सारे CSR वही आइडियाज की बात है, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग कि जो आर्काइविंग का काम है राजस्थान का, जो एक इतना फोक म्यूजिक और आर्ट है, चाहे आप आर्टिजन से भी बात करें, तो वो जो एक आर्काइविंग वाला हिस्सा है वो बहुत कमजोर है हम उसमें। कि जो लोग बहुत कम बचे हैं जिनका म्यूजिक आर्काइव किया जा सकता है, बहुत कम लोग बचे जिनका हैंडीक्राफ्ट आर्काइव किया जा सकता है, जिनकी बुक्स तैयार की जा सकती है, जिनके डिजाइन्स के कॉफी बुक टेबल तैयार की जा सकती है, जस्ट टू कीप देम सेफ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स और हो सकते हैं, आई मीन इन फॉर द फ्यूचर। बट हाउ यू सी आफ्टर कोविड, व्हाट इज योर future strategy for art and culture? Okay, so COVID has at least taught us that there is a possibility of using the IT platform, the virtual media. So definitely we are looking at providing a platform to the artisans using the virtual media, and this we are the company is working towards that. And जैसा कि आपने बताया tourism का एक scope है बाड़मेर में, so I remember I was privy to a discussion that was happened some time back, जहाँ पे district administration भी आया था, and people from various departments were actually comparing Badmer with the neighboring district of Jaisalmer. So terrain wise, they are very similar. However, when we talk of tourism, Jaisalmer has an edge over Badmer. So then we suggested that actually we can develop some package. There's, as you rightly pointed out, that जब कोई आदमी आएगा from Jodhpur, the first part would be Balotra. So Balotra has salt mines. Then you come towards Badmer. Before getting into the town, we have the cane oil field. So they can be shown the oil field, and then the town, and then proceed towards Kiradu, Redana, Kiraru Mandir, Redana, and then Gadra Road. So the location of Badmer is such that there is immense possibility of developing tourism. And
In fact, we have plans that once things are normalized, we will initiate some courses wherein we train the local youths to function as tour guides, and uh, they will be trained to highlight the specialities of the district, and it will at least ensure that one is the culture of the district is explained to the new generation, plus will give them a livelihood, right? So that is one thing. Secondly, as you mentioned, in another thing in COVID, we have also learned that uh, there is a need to develop capacity building programs at the grassroots levels. So in fact, there is one opportunity that lies with us is uh, the garment in the process of garment manufacturing. A lot of raw materials or wastes are generated, and there are companies like Wellspun, H&M, who are actually looking for opportunities to put this uh, garment waste into good use. So we can actually devise some programs on this, so that this at the grassroots level we can train some women to create some handicrafts using these wastes and then market it. So these are certain things that are going on in our thoughts, and once situation is normal, we will maybe in the next financial year we will implement these on ground. Thank you. Because, this providing digital platform, I learned from this festival actually. Mhm. Initially, I was hesitating to organize this festival online because I thought physical experience of music is something different. So I should avoid this online festival. But I took this call. And let me tell you, this experience was so overwhelming. In last 14 days, more than 5 lakh people have seen the performances Wow. and the panel discussions, which otherwise I would have not possible, Mhm. in the physical space. Of course. And it was like even I was undermining the power of the social media. And I think this digital and on, so artists actually are feeling comfortable here right now, coming, performing. We everything is pre-recorded, so everyone is like happy doing pre-recorded, and they want to see the performance later. They themselves want to see on the Facebook, and they want to spread it, they want to share it. So this joy and this, now there is no barrier. Everyone has the device and everyone has the internet. So I think this power of social media and the digital platform could be a life sort of a changing uh, for artists, because this festival is being broadcasted in UK and US, and there are so many queries uh, to me ki who are these artists, we want to call them in, to UK next year. And today I got a call from a international TV, and they want to broadcast all our performance in their channel. Wow. And what we are trying to do is, now we are trying to give all artists account number everywhere, on YouTube, on Facebook. So people whoever want to contribute, they can contribute them directly. They don't need to go via Lokayan or via the organizer. So it gives you the democracy, the democratic power that it's available for everybody. So yeah, I mean, it's we have to shift. I mean, so we shouldn't delay for that. And I have took this call, and it's really going well. Shipraji, on a last note, what you expect? I mean, how you see post-COVID scenario, and how we can, I mean, collaborate collaboratively, how we can create some good sort of a activities and ideas, and for the artist in near future. Hmm. As you said, the more power to digital democracy. And since right now I'm directly connected with the art and culture world, so it should be like more and more sharing of the immense talent that our artists have, not only in the fields we know of. Often tend to ignore the immense treasure of languages and literature that we have. That is also a part of culture. So, from the government point of view, we have the language academies,
So from next year onwards, you can include literature also in your art and culture festival. Uh, I would quickly like to point out 2-3 things. One is, as Rubnarayanji said, to find out possibilities in the local area about how to, you know, um, sort of gel together the possibilities, like the textile industries are there, he has rightly mentioned. We can have the geographical indicators can be matched with livelihood possibilities, to sum it up. Secondly, we can have a corpus which in which the corporate as well as the government can provide funds, and those funds can be used for artists, both for long-term purposes and short-term, for festivals, for exhibitions, for concerts, for online as well as physical concerts. Mhm. And the last thing that I would like to point out is that the power of social media has become so important now, that unless we make the artists redefine themselves to suit to the social media, they are going to lag behind. So this is one thing that we have to take to the artist. uh, Gopal, I was fortunate to have experienced this before you. You are experiencing it now. We did it in May itself when we started the CM Lok Kalakar Protsahan Yojana. And let me tell you, there were times when I received a video from an artist who was sitting in some village setting, sitting on the sand dunes and singing a song, and it would transport us to another world. And that experience is beyond any expression. And I'm sure all your viewers from all the viewers of the Bikaner Theatre and Art and Culture Festival from all over the world are feeling the same that I do. And I congratulate you. And I also thank Dhruvji for providing such an impetus to art and culture world. Thank you. Thank you very much. It was wonderful talking to you, both Dhrupji and Shipraji, and hope this discussion will lead to some sort of a collaborative efforts in near future. And I wish I could invite you, in Bikaner for this festival, but this is online. But you can watch all our programs on our Facebook, and soon we are going to go live on YouTube also. So all sort of a programs and the discussions are available on YouTube too. And I hope that we will do it next year, and I will invite both of you in Bikaner to experience it physically and meeting all the artists, because Bikaner is one of the, I would say that it's a cultural capital of Rajasthan, and where we have all sort of a traditional music community. And you can see in my background, they're all more than, few pictures are 40-30 years old pictures which I archived from the community, and we are still doing this. And there is no such recording available right now, but still we are trying to get some audio recordings, and we are trying to get them on YouTube so people can see and watch. So yeah, that's what we all have to do wherever we are, whether you are in Badmer, whether you are in Jaipur and I am in Bikaner. It's all a sort of a collaborative effort. And thank you very much. And thanks again for joining us, and hope to see you soon. Thank you.